नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इजराइल एक छोटा मुल्क है और चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ। 21 जुलाई को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला दिया। फैसला ऐसा कि जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोई भी गद्दार हो, देशद्रोही हो, उसके सिटीजनशिप को ही खत्म कर देना चाहिए। और अब इजराइल में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पे नए कानून की तैयारी हो रही है। क्या है खतरा देशद्रोहियों से? देशद्रोही पनपते क्यों हैं? देशद्रोहियों का मॉडस ऑपरेंडी क्या है? कैसे ये देश के लिए घातक होते हैं? आम जीवन को वो अस्त व्यस्त कैसे करते हैं? इन सारे चीज़ों के ऊपर समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मेजर जनरल एस पी सिन्हा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले कई प्रोग्राम्स में आपने कहा कि जो देशद्रोही हो उसका सिटीजनशिप ले लो। अब आपकी बात हिंदुस्तान में तो नहीं चली, ये इजराइल में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिटीजनशिप ले लिया जाना चाहिए। क्या देशद्रोहियों को टैकल करने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं है। और तुमने जो कहा कि मैंने जो कहा वो इजराइल ने तुरंत इम्प्लीमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोलते टेलीपैथी। मैंने कुछ सोचा और सुप्रीम कोर्ट तक मेरा वेव्स गया और इजराइल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। ये जो फैसला इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने लिया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है, आवश्यक है इजराइल के लिए। 90% ऑफ इजरायली पूरी तरह से राष्ट्रभक्त होते हैं। जैसे जापान 100% जापानीज राष्ट्रभक्त होते हैं। एक ज़माने में जर्मनी में भी जो राष्ट्रभक्तों की संख्या थी वो बहुत ही प्रिडोमिनेंट थी। लेकिन इजराइल ऐसे देश में जहाँ राष्ट्रभक्तों की संख्या 90% है, इस कानून की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट रियलाइज़ कर रहा है कि जयचंद की संख्या है। हमास नए नए रूप में बहुरूपिया बन के देश के सिक्योरिटी सिस्टम को पेनिट्रेट कर रहा है। पहली बात यह है। 2008 में सरकार ने सोचा था कि सिटीजनशिप ख़त्म किया जाएगा राष्ट्रद्रोहियों का। किस कारण? जब राष्ट्रद्रोह का चार्ज हो। उसके बाद अभी 21 जुलाई को आज से मतलब कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किस किस बात पे? जो आतंकी होगा वो, जो जिस पर ये लगेगा कि जो संवैधानिक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, जो विश्वासघात किया है या राष्ट्रद्रोह किया है, इन तीनों कारणों से उसकी राष्ट्र की सदस्यता भंग की जाएगी। अब इसका माने क्या है? क्योंकि लोग को जानना जरूरी है इसका मतलब क्या है। जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा गलत हूँ, जब मैं समझता हूँ कि इसका माने क्या क्या है। पहला चीज़, राइट टू वोट ख़त्म, राइट टू सब्सिडी ख़त्म होना चाहिए। जब आप सिटीजन है ही नहीं, मेरे परिवार के सदस्य नहीं, तो मैं आपको खाना क्यों खिलाऊँ? राइट टू ऑक्यूपाई पब्लिक प्लेस, पब्लिक ऑफिस ख़त्म। इम्पॉर्टेंट जो जगह है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी मुख्यमंत्री हो, डिप्टी प्रधानमंत्री हो, ये सब खत्म। मतलब ये कि जो संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट्स जो इंश्योर किए जाते हैं, आपसे वो छीन लिया जाएगा। यू विल बिकम अ फॉरेन सिटीजन। करेक्ट। आप हिंदुस्तान के सिटीजन रहे ही नहीं एकदम। तो अब आते हैं कि देश को खतरा क्यों है? ये जो कानून जरूरी है। देश को खतरा दो तरह से होता है, एक दुश्मन की तरफ से बाहरी और एक आंतरिक। मुझे तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कड़ा जिसको कह सकते हैं कि फैसला है। लेकिन क्या इसी अनुपात में ये हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क के लिए जो गद्दार होते हैं वो डेंजरस होते हैं? क्या डेंजर होता है? यदि इजराइल का थ्रेट परसेप्शन है यदि 20%, तो मैं हिंदुस्तान का बोलूँगा 100%। 100% नहीं, मैं तो बोलूँगा 2000%। हिंदुस्तान का तो मतलब भगवान चला रहा है इस देश को। जिस तरह से जयचंद यहाँ पर सांप बिल से निकलते हैं, सांप डसते हैं फिर बिल में घुस जाते हैं और उनको जनरली कुछ नहीं होता। यहाँ हर जगह सांप ही सांप घूम रहे हैं, सांप ही सांप घूम रहे हैं। और वोट बैंक के तुष्टिकरण के कारण वो मनमानी करते हैं। मैं तो धीरे धीरे बताऊंगा आपको सब कहानी। जब मैं इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बताऊंगा उसमें ये सब बात का व्याख्या करूंगा। तो अब आते हैं कि
खतरा देश को कहाँ से है, बाहरी और आंतरिक। जैसे जनरल रावत ने कहा 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो। 2.5 का मतलब क्या है? चाइना एक, जो हमारा मेन दुश्मन है, पाकिस्तान 2, और एक हमारे घर के अंदर जाए चंद। तो देखो, जहाँ तक बाहरी दुश्मन का सवाल पैदा होता है वो विजिबल हैं, दिखाई पड़ते हैं। हम उनको, उनके जो मूव्स हैं, टैक्टिकल प्लान और काफ़ी हद तक स्ट्रेटजिक प्लानिंग भी, उस पर हम उसको पकड़ सकते हैं कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सब पकड़ सकते हैं हम। उनका लोकेशन, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, मिलिट्री इक्विपमेंट क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सब जान सकते हैं। तो एक दुश्मन जो है दृश्य है और एक दुश्मन है अदृश्य है। अदृश्य दुश्मन तो ज़्यादा खतरनाक है। तो हमको नहीं पता इधर से आएगा, उधर से आएगा, पीछे से आएगा, ऊपर से आएगा, नीचे से, पता नहीं। जो दृश्य दुश्मन है, पाकिस्तान है, चीन है, तो उसको हम बकायदा रिपेल कर सकते हैं। Correct. उसको घुसने नहीं दे सकते। ये तो आपके साथ, आपके बगल में बैठा हुआ कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान, चीन हमारे बॉर्डर के सामने हैं। अब डोकला में, लद्दाख में, सामने हम जानते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ हम जानते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। ये तो हमारे घर के अंदर बैठे हैं। तो अब मैं आता हूं कि जो राजद्रोही घर के अंदर है वो क्यों बहुत खतरनाक है। पहली बात, अदृश्य है। दूसरी बात है, आप ही के बीच में रह रहे हैं और घुल मिले हुए हैं, तो आपको पता नहीं है कि ये राजद्रोही हैं कि नहीं है। आप तो हैप्पी ईद मुबारक पढ़ते रहते हो, लेकिन पता नहीं किसकी क्या नीयत है। बड़ा मुश्किल है इनको लोकेट करना, कहाँ पे छुपे हैं, क्या है, क्या उनकी प्लान है। फिर स्लीपर सेल्स के रूप में ये काम करते हैं। स्लीपर सेल्स का मतलब कि पाकिस्तान को, बेसिकली पाकिस्तान, उनके लिए एजेंट का काम करते हैं और इन्फॉर्मर्स का काम करते हैं, उनको इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं, हमारे पे देश के खिलाफ जासूसी करते हैं, हमारे स्टेट सीक्रेट्स बताते हैं, हमारे ट्रुप्स का। अब हम जम्मू एंड कश्मीर का एक कोर हेडक्वार्टर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, नंबर नहीं बताऊँगा, उस कोर हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द सब रोहिंग्याज करीब 400-500 की संख्या में सेटल कर गए हैं। वो क्या करते हैं, क्यों कोर हेडक्वार्टर से बगल में आए हैं? कि उस कोर के मूवमेंट, क्योंकि कोर हेडक्वार्टर से डिवीजन कमांडर आएगा, ये आएगा, हरकत होता रहेगा, सब कुछ, काफ़ी चीज़ रडार में। और घर में वो काम करने वाले मेड्स के रूप में आएंगे, वो आते हैं काम करने। मेम साहब को खुश करके कुछ न कुछ सीक्रेट लीक आउट हो सकता है। तो ये जो है इन्फॉर्मर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना आतंकवादियों को। स्लीपर सेल्स क्यों ज़्यादा डेंजरस हैं? क्योंकि वो स्लीपर से छुपे हुए हैं पर्दे के पीछे, और सामने में जो है आतंकी या जो देशद्रोही हैं, जो आतंक करते हैं, उसको वो सपोर्ट कर रहा है। इसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक्टर हो सकते हैं, मीडिया वाले हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब एक्टर का नाम हुआ तो मैं बताता हूँ, सो कॉल्ड दिलीप कुमार। दिलीप कुमार को जब हमारे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, 3 बार ट्रांसमीटर पकड़ा गया और कांग्रेस सरकार ने कोई हरकत नहीं लिया कि हम उसके एक्टिंग से बहुत प्रभावित है, हम उसके फ़ैन हैं, कुछ नहीं करेंगे। वारे देश, 3 बार ट्रांसमीटर पकड़ा गया उसके घर में फिजिकली, और उसने एडमिट किया कि हाँ, पाकिस्तान को मैं सूचना देता हूँ, कुछ नहीं हुआ। ये देश है। अब हम आते हैं कि ये जो राजद्रोही हैं वो बहुत चालाकी से जुडिशरी में, एजुकेशन सिस्टम में, ये सब में घुस जाते हैं। JNU, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जुडिशरी में पेनिट्रेट कर जाते हैं, सेना में पेनिट्रेट करते हैं, पुलिस में पेनिट्रेट करते हैं, और फिर मनमानी करते हैं। जब ये पॉलिटिकल सिस्टम में घुसते हैं, हामिद अंसारी तेहरान में एम्बेसडर हिंदुस्तान का, पॉलिटिकल फिगर कैसे बन गया? पॉलिटिकल, और पूरे अपने रॉ के एजेंट्स के बारे में बता दिया, और सावक ने उसको पिकअप कर लिया, वो एजेंट्स को। और दुख की बात है कि जिस हामिद अंसारी ने ऐसा राजद्रोह किया, जिसका जगह होना चाहिए था कैपिटल पनिशमेंट, पब्लिक हैंगिंग या देश के बाहर निकालना, उसको सोनिया राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ देश बच गया, राष्ट्रपति नहीं बने। प्रणब दादा को तो मैं प्रणाम करता हूँ, उन्होंने अपना मसल दिखाया तो सोनिया डर गई, तो बनाती थी। और ममता दीदी को ज़िंदगी में एक अच्छा काम किया है ममता दीदी, वो ये काम।
सोनिया का ये प्लान फेल कर दी। एक काम जिंदगी में अच्छा किया ममता। तो अब अंसारी सोचिए यदि राष्ट्रपति बन जाता तो सुप्रीम कमांडर बन जाता वो सेना का, कितने स्टेट सीक्रेट हमारे सेना के बारे में पास ऑन करता पाकिस्तान को, आप सोचिए। तो इसीलिए ये बहुत खतरनाक है। फिर ये क्या करते हैं, ये जो राष्ट्रद्रोही हैं, दो शब्द में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। ये दोनों हथियार इस्तेमाल करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। जो है, जो वास्तविकता है उसके अलग बताना, और जो वास्तविकता नहीं है उसको, जो सच से परे है उसको सच बताना, ये करते हैं। फिर ये हिंदुस्तान के अंदर जितने VVIPs का मूवमेंट है, सेना का मूवमेंट है, मिलिट्री कन्वॉय का मूवमेंट है, ये सब पास करते रहते हैं पाकिस्तान को। तो आप सोचिए कितना, ये वही नहीं। अब कोरोना के टाइम पे मुझे याद है कि जब मोदी जी ने कहा था कि हम हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन बनाएंगे, कितना लोगों ने मजाक उड़ाया था। और पुणे की एक फैक्ट्री ने बनाया, उस फैक्ट्री में 2 बार आग लगी। किसने आग लगाई? ये बात तो बिल्कुल सही बात है। किसने आग लगाई? और वो लोग जो कहते थे कि जो, और जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वहां ही आग लगी। करेक्ट। और ये लोग जो कहते थे, हंसते थे कि हिंदुस्तान वैक्सीन बनाएगा, 20 साल लगेगा। पॉलिटिकल लीडर्स, कितना वीडियो है हम लोग के पास। और बनने के बाद भी उन लोगों ने कहा कि बस मत लगाओ। एक उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल लीडर बोलता है, नेता, कि ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। अब दवाइयों का भी होता है। अब कल को सेव खाना हो तो ये बीजेपी का सेव है, ये समाजवादी पार्टी का सेव है। तो ये इसलिए खतरा बहुत गंभीर है। जो अदृश्य शक्तियां आपको कमज़ोर कर रही हैं वो है राष्ट्रद्रोही। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन ये बताइए कि ये लोग अपने आप में, ये ऐसा तो नहीं कि ये लोग अकेले अकेले ऑपरेट करते हैं। दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। अभी जिस हिसाब से अमरावती हो या फिर उदयपुर हो, जहाँ पे सरतन से जुदा की जो कहानी आई, तो ये तो पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग? जैसे सेना में खाली सेनापति नहीं लड़ता है, आर्मी चीफ नहीं लड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, कमांड और आर्मी हेडक्वार्टर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन। उस तरह से ये लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। 144 आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। 144, 144, और उसमें से कुछ ही मैं नाम बताना चाहता हूँ। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। 144 में हम लोग कर क्या रहे हैं फिर? वही तो बात है, क्योंकि ये सरकार को हो सकता है पता हो 144 का, लेकिन PFI, सिम्मी, ऐसे संगठन वो तो एकदम ज्ञात है। क्यों नहीं हम ऐसे संगठन को बैन करते हैं? खैर वो तो लास्ट में मैं आऊँगा कि सोल्यूशन क्या है। अब उसके बाद ये तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। जैसे सेक्शन, प्लाटून मैंने फौज का बोला, तो ये PFI 144 आतंकवादी संगठन बन गए। अब उसमें रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी फंडिंग, उनको मॉरल सपोर्ट, कवरिंग फायर। फौज में कवरिंग फायर का मतलब होता ये कि यदि मैं दुश्मन की तरफ इधर से अटैक कर रहा हूं तो नत्था सिंह जो है वो LMG से फायर करेगा कि दुश्मन का हेड डाउन रहे, वो गोली ना चलाए, हम आगे बढ़ते जाएं, हम उसके बगल में आके शूट करें। उसको बोलते कवरिंग फायर। आर्मी में उसको बोलते कवरिंग फायर, उसको सेफ पैसेज देने के लिए। कवरिंग फायर कौन देते हैं? मस्जिद, मदरसा, मौलवी, ये कवरिंग फायर देते हैं ये राजद्रोहियों को। फंडिंग, उसके बाद ये अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, फिर एक टूल किट तैयार करते हैं। आप हिंदुस्तान के अंदर देखो, कोई भी जो 2014 के बाद जो फैसला महत्वपूर्ण राष्ट्रहित में फैसला हुआ है, सबके विरुद्ध हुआ। किसान आंदोलन देख लो, राष्ट्रहित में आंदोलन। तो ये जो टूल किट है ना, जैसे मैं बोलता हूं कि जहां मोदी जी ने एक फैसला लिया, ये ढोल उल लेके, झाल उल लेके सब तैयार रहते हैं, शुरू हो जाते हैं सिम्फनी, शुरू हो जाते हैं बजाना। उसके बाद इनकी एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो कि डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं। वो मीडिया के लोग, ये मीडिया में भी घुसे हुए हैं। एक पर्टिकुलर जो TV नेटवर्क है, हम जानते हैं उसकी राष्ट्रभक्ति कहाँ है, और इसका मुख्य कारण है कि इनको फॉरेन फंडिंग होता है और इनके जो माका हैं वो विदेश में है। उसके बाद
ये मीडिया को भी कैप्चर करते हैं। एक पार्टी का एक राजनेता, उसके खिलाफ मीडिया क्यों नहीं आती है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का सॉलिड पैसा जाता है, उसको उसके जो मेन चीज़ है उसको दबा दिया जाता है और दूसरा क्लिप दिखा दिया जाता है, और माल कहाँ से आता है? उसके बाद ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, जैसे मैंने कहा, ये कैप्चर कर लेते हैं, एकेडमिक फील्ड, जी नहीं, वो जामिया हो, अलीगढ़ हो, फिर हम हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं। राइट। इंडिपेंडेंस के बाद 6 एजुकेशन मिनिस्टर थे लगातार मुस्लिम, 6, एक नहीं 6 लगातार मुस्लिम्स, पूरा हिंदुस्तान का इतिहास बर्बाद कर दिया। किसी बच्चे से पूछिए, अकबर, जहांगीर, ये वो सब नाम पता है, पृथ्वीराज का खानदान नहीं पता। समुद्रगुप्त क्या किया, कौन था? आजकल के बच्चों से पूछिए समुद्रगुप्त कौन था, हम लोग तो सैनिक स्कूल में समुद्रगुप्त हिस्ट्री तो बैकवर्ड जानते हैं। राणा प्रताप के बारे में कोई नहीं जानता। हिरार्की, राणा प्रताप बताओ, कुछ नहीं पता। और ये तो छोड़ दीजिए, साउथ इंडिया जाइए, चोला विजयनगर के बारे में कोई नहीं जानता। क्यों नहीं? और ये सारे किंगडम जो हैं वो मुगल साम्राज्य से कहीं ज़्यादा बेहतर थे, एकदम सारी चीज़ों में, सारे क्षेत्रों में। सही बात है। तो ये जो 6 एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये लोगों ने हिस्ट्री बर्बाद कर दी, इतिहास, हिंदुस्तान की गरिमा, इतिहास, सभ्यता, सब कुछ खत्म कर दिया। और बड़े इंटेलिजेंटली ये रिसिस्ट किए कि हमको एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ। कभी कभी मैं सोचता था, एजुकेशन मिनिस्टर ये लोग पढ़ने के लिए क्यों इच्छुक था? अब समझ में आता है, जब 72 साल का हुआ हूँ, क्यों इच्छुक थे। अब उसके बाद ये जुडिशरी को पेनिट्रेट करते हैं। एक एग्जाम्पल सिर्फ देता हूँ, तिस्ता सीतलवाद का सब केस, एक पटना का सुप्रीम कोर्ट में जज था अफ्तार आलम, उसके पास ही क्यों जाता था? उसके पास क्यों जाता था? जो रजिस्ट्रार था, मतलब एक ही केस, एक उसके इस लेडी का सब केस एक ही जज के पास क्यों? इसका कोई जवाब है किसी के पास? मैं उन दिनों के रजिस्ट्रार से पूछना चाहता हूँ, उन दिनों के सुप्रीम कोर्ट जो CGI थे, उनसे मैं निवेदन करके पूछना चाहता हूँ कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि सब आफ्ताब आलम के पास क्यों जाता था। आप ही समझा दीजिए। आप ही समझा दीजिए। सही बात है। इसका मतलब है पूरा नेटवर्क, पूरा सिस्टम। जैसे कहीं मैंने सोशल मीडिया में देखा वीडियो कि सरकार तो मोदी जी की है, इकोसिस्टम हमारा है। ये बहुत बड़ा वक्तव्य है। ये दिखाता है कि खतरा कितना गंभीर है। सरकार तो मोदी जी का है, इकोसिस्टम हमारा है। नुपुर शर्मा का केस का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का वक्तव्य है, और जुनैद का वक्तव्य, दोनों आसमान जमीन का डिफरेंस है। और जुबैर को रिहाई तुरंत 6 बजे रिलीज कर दो। तो ये जो सिस्टम है, फिर ये पेनिट्रेट करते हैं सेना में, पुलिस में, पॉलिटिकल सिस्टम में घुसते हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम में तो घुसना बहुत आसान है। पॉलिटिकल सिस्टम में तो घुसे ही हुए हैं, और वो पुलिस और आर्मी में घुसने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। अब उसके बाद ये जो नेशनल राष्ट्र भक्त लोग हैं, उनको ये टारगेट पे लेके बर्बाद कर देते हैं, मार दिए जाते हैं। 2 उदाहरण दूंगा। ऑफ कोर्स जो होमी भाभा की जो मृत्यु हुई, वो तो विदेशी ताकतों ने किया, मेरे को पूर्ण विश्वास है। लेकिन नम्बी नारायण को किसने अरेस्ट किया? वो तो हिंदुस्तानी लोगों ने किया। जो आदमी इंजिन्स के फील्ड में हमको एक बहुत महत्वपूर्ण देने की क्षमता रखता था, उसको आपने जेल भेज दिया। कितने साल जेल में रखे, और वो फर्जी केस के ऊपर, फर्जी केस में रखे। तो मनीष, ये देश में कभी कभी तो मुझे ताज्जुब लगता है कि देश चल कैसे रहा है। देखिए, जो बातें आप बता रहे हैं ये तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी मालूम है, लेकिन इसके ऊपर वो एक्शन क्यों नहीं होता? क्या इनका सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से ये हमेशा बच जाते हैं? जैसे सुग्रीव को बालिक से लड़ने के लिए भगवान राम की जरूरत पड़ी थी, कहीं ना कहीं से सपोर्ट तो चाहिए। बिना सपोर्ट के तो लड़ नहीं सकते। तो हिंदुस्तान में सपोर्ट कौन देगा? सेना नहीं, डॉक्टर्स नहीं, इंजीनियर्स नहीं, प्रोफेसर नहीं, कौन देगा? जिनके पास सत्ता है। और सत्ता किसके पास है? पॉलिटिकल पार्टी के पास, पॉलिटिकल लीडर्स के पास। ये सपोर्ट देते हैं इन तमाम गद्दारों को। ये गद्दारों को सपोर्ट देते हैं। जानबूझ के देते हैं या अनजाने में देते हैं? जानबूझ के देते हैं।
मेरे मुंह में तो एक सेंटेंस आ रहा है, बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा। बोल दीजिए। अच्छा, इशारों में बात करूँगा। क्या ये सच नहीं है कि महाराष्ट्र के एक बहुत प्रमुख नेता दाऊद को कवरिंग फायर देता था? बिल्कुल देते थे, जिनका जिक्र पूरा जो सरकारी दस्तावेज में है वो कमीशन की रिपोर्ट में भी है। तो भाई मेरे, तुम इतने बड़े गद्दावर नेता हो और इतने बड़े गद्दार को सपोर्ट दे रहे हो। सपोर्ट दे रहे हो। मुझे तो और मैं बता दूं, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, हो जाएगा। इसमें महाराष्ट्र नहीं, कांग्रेस पार्टी है उसको सपोर्ट करने में। करेक्ट। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम पार्टीज का सपोर्ट है, जो पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है, ये भयंकर दृश्य है। अब मैं बताता हूँ परिस्थिति क्यों गंभीर है। उदाहरण दूंगा ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। 2008 में कांग्रेस ने MOU साइन किया चीन के साथ। क्या है उसमें पता नहीं। राहुल गांधी और सोनिया गए, और सीन ये है कि राहुल गांधी बैठ के साइन कर रहा है। उस समय जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पीछे खड़े हैं, सोनिया पीछे खड़ी है। मैं जानना चाहता हूं उसमें उसका टेक्स्ट क्या है। उसमें जो हमारी जानकारी वो ये है कि भाई तमाम जो फैसले जो साउथ एशिया में लिए जाएंगे सरकार की तरफ से, जो कांग्रेस पार्टी जो डिसीजन लेगी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके उसको जानकारी में देगी। पहली बात, क्या ऐसे MOU एक राष्ट्र लेता है दूसरे राष्ट्र के साथ, या पॉलिटिकल पार्टी लेती है दूसरे राष्ट्र के साथ? ऐसा MOU सिर्फ राष्ट्र वर्सेस राष्ट्र हो सकता है। तो ये पार्टी कैसे साइन कर रही है? ये गद्दारी है। और पब्लिक डोमेन में कभी तक वो टेक्स्ट आया क्यों नहीं, और पूछा क्यों नहीं जा रहा है कि टेक्स्ट दो, क्यों नहीं दिए? ये पूछना चाहिए ना। अब देखो, प्रॉब्लम ये है, अभी जैसे मैंने अंसारी का एग्जांपल दिया, अंसारी को कौन सपोर्ट किया? कांग्रेस पार्टी। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कौन खड़ा कर? कांग्रेस पार्टी। आजम खान जो 65 वॉर में गड्ढा खोद कर दिया रोड पे, और हमारी कितनी बड़ी कन्वॉय थी, 8 घंटा डिले हुआ, और उस दिल्ली से कहाँ से मैसेज गया कि उसको शॉर्ट आउट करो, फिर दूसरे जगह से मैसेज आया छोड़ दो। अब ऐसे यदि राजद्रोही को सपोर्ट मिलेगा तो भारत माता कहाँ जाएगी बेचारी? चीरहरण होता रहेगा। आजम खान उदाहरण है, कुछ नहीं हुआ उसको। सेना में एक राजद्रोह करके दिखाओ, अंदर जाओगे 8-9 साल। सही बात है। तो ये जो सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वो खतरनाक है। अब मैं नेक्स्ट बिंदु पे आता हूं कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, फौज में हम लोग को सिखाया जाता है हर एक बीमारी का सोल्यूशन। पहला, हम लोग को अपना एक फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि टेरर फंडिंग बंद हो, क्योंकि पैसा ही पूरा खेल कराता है। बिना पैसा मूव किए कुछ नहीं होता है। हमारे बिहार में कहावत है, नाच बंदरिया नाच, पैसा देवो 5। तो जब पैसा 5 फेंकोगे तो बंदरिया नाचेगी, जब पैसा नहीं फेंकोगे तो बंदरिया नहीं नाचेगी। तो ये जो पैसा है ना बंदरिया के लिए, इसको इस टैप नल को बंद करने की जरूरत है। पहली बात, इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से अपने सिविलियन इन्फॉर्मर्स के माध्यम से एक डाटाबेस बनाने की जरूरत है। तुम्हारे घर के बगल में कोई यदि राजद्रोही हरकत कर रहा है, रात को 12 बजे आ रहा है, दारू पी के 3-4 अननोन आदमी आ रहे हैं, मास्क में आ रहे हैं, पता नहीं है? बिल्कुल पता है। तो ऐसे डाटाबेस बनाना चाहिए ऑल इंडिया लेवल पे राजद्रोही के कहाँ क्या गतिविधि चल रही है, और उनका क्या उपाय है मैं बताता हूँ। ये पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग राजद्रोही हैं, एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए, SOP बनाया जाए कि एक आदमी राजद्रोही कौन है, इसको परिभाषित करने की जरूरत है। राजद्रोही है कौन, और जो राजद्रोही है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, 30 दिन के अंदर फैसला सुनाओ। कसाब को हमने इतने साल बिरयानी क्यों खिलाया जेल में? खराब कानून रखते हैं हम भाई, इतना सबूत था, क्यों इतने साल? भाई वो हमारा सिस्टम ही ऐसा है। वो सारे लोगों ने देखा, CCTV फुटेज में आ रहा है, फिल्म बन गई कि भाई ये आदमी गोली चला रहा था, लेकिन फैसला देने में आपको इतना साल लग गया। इतने साल लगे। तो ये फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, 30 दिन में न्याय, और नो रिप्रेजेंटेशन, कोई वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। नहीं, नो रिप्रेजेंटेशन मतलब इस ट्रायल पे कोई जा नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट जाओ इधर, नहीं कुछ नहीं, वो फाइनल है। लेकिन उसकी सदस्यता ऐसी होना चाहिए कि राष्ट्रभक्त हों, नहीं तो वहाँ भी यदि अफसर आलम की तरह बैठ जाएंगे तो वहाँ भी चेन पुलिंग कर देंगे। तो सोशल मीडिया में तो इतना प्रूफ अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से
3-4 रास्ते हैं। पहला कैपिटल पनिशमेंट, दूसरा पब्लिक हैंगिंग, तीसरा देश के बाहर, चौथा पर्सन नॉन ग्राटा घोषित करो। यही 4 ऑप्शन है और कोई दवाई नहीं है, कोई छोटा मोटा ये दवाई नहीं काम करेगा। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो इजराइल में जो मॉडल फॉलो किया जा रहा है वही हिंदुस्तान में भी फॉलो होना चाहिए। मनीष, मैं सिंपल बात पूछता हूँ, तुम्हारे अब अपना, मैं तो गांव के तरह से लॉजिक देता हूँ तो अपना जो मेरे गांव में चाचा बैठे उनको समझ में आ जाए मैं क्यों बोल रहा हूँ। तुम्हारे घर में एक सांप घुस जाए, तुम्हारे पास 2 रास्ता है, ढूंढो, लाठी उठाओ, मार दो, या तुम यदि कैजुअल हो तो सांप निकलेगा अपने मनमानी से, रात इंतजार करोगे किसी को काटे वो। काटे, वो काटेगा, कोई मरेगा परिवार का। वही देश में हो रहा है। ये राष्ट्रद्रोही सांप हैं, बिल में घुसे हुए हैं, निकलते हैं, डसते हैं, भारत माँ कमजोर होती है, देश की तरफ बर्बादी होती है और इनको कुछ नहीं होता, फिर बिल में घुस जाते हैं। अब बाइंदाज हमको पता है किस बिल में कौन घुस रहा है, कुछ नहीं होता। लास्ट में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, टू बी फेयर, जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए मैं बहुत फेयर होना चाहता हूँ। कोई भी प्रोसीजर बना लो, यदि नीयत ठीक नहीं है तो चांसेस ऑफ मिसयूज़, उसका दुरुपयोग करने की संभावना बढ़ती है। तो यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि इसका दुरुपयोग होगा। अब उस कुर्सी में जो बैठा है उसकी राजभक्ति तौलनी पड़ेगी। क्या वो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं? तब तो ठीक है, और नहीं तो बिकने वाले हैं तो अफसर आलम हैं तो फिर कष्ट है। इसीलिए ये जरूरी है, मिसयूज़ के चांसेस रूल आउट नहीं हो सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तमाम इजरायली मॉडल से लेकर के हिंदुस्तान में किस तरह से देशद्रोहियों से खतरा है उसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।